Hello everyone, I am Shreya welcoming you to Adda 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our previous chapters, that is D and F block element. Guys, already we discussed about position of D block element, electronic configuration of D block element and size and atom of D block elements. Guys, as you know, D block element position is between S and P block elements, यानी कि S ब्लॉक और P ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में हमारा D ब्लॉक का एलिमेंट ब्रिज की तरह काम करता है और वहाँ पर लाई करता है। उसका कारण मैंने प्रीवियस चैप्टर में आपको बताया था कि D ब्लॉक में P और S दोनों ब्लॉक के एलिमेंट के प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इसी वजह से इसको पीरियोडिक टेबल में S और P के बीच में रखा गया है। साथ ही में मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं, जबकि सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी डिस्कस किया था। मैंने आपको दो तरीके बताए थे कि किस तरह से आप आसानी से चीज़ों को समझते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बिना रटे हुए लिख सकते हो, क्रैमिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या दो तरीके बताए थे? पहला बताया था कि आप वाहू प्रिंसिपल को फॉलो कर लीजिए। दूसरा बताया था पीरियोडिक टेबल के बेस पर, कि आप पीरियोडिक टेबल के बेस पर भी अपने सही तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हो। तो अगर आपको तरीके सीखने हैं दोनों, तो पहले लेक्चर को आपने देखना है, उसके बाद सेकंड लेक्चर की तरफ चलेंगे। साथ ही लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये भी डिस्कस किया कि क्यों हमारा हाफनियम और जर्कोनियम सेम एटॉमिक साइज रखते हैं, उनके साइज में चेंज नहीं होता, क्यों हम उन्हें फिजिकली और केमिकली सेपरेट नहीं कर पाते हैं। गाइज, आज के लेक्चर में कुछ और बेहतर पढ़ेंगे और साथ में हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और कुछ उसकी स्पेशल टेंडेंसीज के बारे में भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। गाइज, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जब बात आती है प्रॉपर्टीज की, तो गाइज टॉपिक को समझाना शुरू करूं उससे पहले दो चीजें हमें समझनी है। प्रॉपर्टीज हमारी दो होती हैं, पहली होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। जो चीजें, जो प्रॉपर्टीज देखकर, छूकर, महसूस करके रिकॉग्नाइज की जा सके, उन्हें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे कि आपका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, नेक्स्ट आपकी है डेंसिटी, थर्ड है हमारा मेटेलिक करेक्टर एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयनाइजेशन एनर्जी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सभी कुछ हमारी प्रॉपर्टीज है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग अभी फिलहाल के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहला हमारा टॉपिक है मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर की तरफ चलें उससे पहले एक बार फिर से मैं आप लोगों को डी ब्लॉक एलिमेंट दिखाना पसंद करूंगी कि सबसे पहले एक बार आप पीरियोडिक टेबल देख लीजिए, फिर हम लोग मेटेलिक करेक्टर को समझेंगे। तो गाइज, ये है हमारी पीरियोडिक टेबल जैसे कि आप देख पा रहे हैं। चलिए इसे एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपने प्रॉपर्टीज की तरफ चलेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, और राइट हैंड की साइड में जो पाए जाने वाले एलिमेंट्स होते हैं ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, है ना? यही तो बताया था। एंड गाइज, उनके बीच में एक जो ब्रिज की तरह काम करने वाले एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हम अभी बात किसके बारे में कर रहे हैं? इस ही डी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, यानी इस पार्ट के बारे में हम लोगों का डिस्कशन चल रहा है। ऑलरेडी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर चुके हैं, आयंस के साइज के बारे में, एटम के साइज के बारे में बात कर चुके हैं। साथ में हम लोग ये आपके दो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की जो सीरीज हैं ये बाहर क्यों निकल के आई, इसके बारे में भी डिस्कशन कर लिया है। साथ में एक चीज़ मैंने आपको ये भी बताई थी कि क्यों हमारा जर्कोनियम और हाफनियम, है ना, जर्कोनियम और सॉरी और हाफनियम सेम एटॉमिक साइज रखते हैं।
ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। एंड गाइज एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है कि ये एलिमेंट्स एंड ये एलिमेंट्स क्यों यूनिक होते हैं, क्यों सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। तो ये सभी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए गाइज अब प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। गाइज जब प्रॉपर्टीज़ की बात होती है तो सबसे पहले शुरुआत साइज से होती है, राइट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली चीज़ तो साइज ही होती है ना। अगर आप किसी इंसान को देखते हो तो सबसे पहले कैसे रिकॉग्नाइज करते हो कि वो लंबे से हैं, वो सांवले से है, तो ये क्या, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, आप देख कर ही रिकॉग्नाइज कर लेते हो। या फिर किसी को छू कर रिकॉग्नाइज करना, अरे चाय तो गर्म थी, या फिर बहुत कोल्ड हो रहा है, मौसम बहुत ठंडा है, कैसे पता चला आपको, क्योंकि आपने उसे महसूस किया। तो जिस चीज़ को आप महसूस करके रिकॉग्नाइज करते हो वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। जिसमें आप पोजीशन चेंज कर देते हो, स्टेट चेंज कर देते हो, वो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। लाइक कागज को जला दिया, वो राख हो गया, इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। आपने किसी लिक्विड में किसी को डिसॉल्व किया और वो लिक्विड सॉलिड लिक्विड स्टेट में चला गया, तो ये सब आपकी कैसी प्रॉपर्टीज जा रही हैं, ये आपकी कंपाउंड फॉर्म हो गया ना, दूसरे कंपोजिशन में चला गया, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। चलिए गाइज अब पहले साइज की बात कर लेते हैं। साइज की जब बात होती है तो मैंने आपको क्या बताया कि ये डी ब्लॉक को आप पीरियड में देखोगे तो पीरियड में हमारा साइज क्या होता है, जब आप आगे बढ़ते हो तो साइज छोटा होता जाता है। गाइज उसका कारण क्या है, आपके नंबर ऑफ शेल्स तो उतने ही रहते हैं बट आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आपके आउटर ऑर्बिट पर न्यूक्लियस का अफेक्शन ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि साइज छोटा हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट एक चीज़ और समझते हैं हम लोग, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब नीचे को अगर हम देखें, है ना, ये बात तो पीरियड्स में हो गई। ग्रुप में बात करें तो गाइस ग्रुप में रेगुलर आपके साइज में इंक्रीजमेंट होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपके बढ़ते जाते हैं। क्लियर। चलिए अब चलते हैं हम लोग मेटेलिक करैक्टर की तरफ। मेटेलिक करैक्टर हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का। एंड मेटेलिक करैक्टर की अगर गाइस बात की जाए तो पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं अपने शब्दों में इस चीज को समझाऊंगी। ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट आर मेटल्स, देयरफॉर दे आर शोइंग मेटेलिक करैक्टर। हमारे जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं गाइस, मेरे शब्दों में बोला जाए तो ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स। हमारे जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो सारे मेटल हैं और इसी वजह से ये अपना मेटेलिक करैक्टर को शो करते हैं। क्योंकि गाइस डी ब्लॉक एलिमेंट मेटल है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी है। ये डिफरेंट कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन भी करता है ना। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी है तभी तो मेटेलिक करैक्टर है। हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उस टेंडेंसी को हम मेटेलिक टेंडेंसी बोलते हैं। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, इसी वजह से यह गुड कंडक्टर्स होते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन मेटल से निकल के बाहर चला गया है ना, तो उसने क्या किया, आसानी से वो अपने साथ चार्ज भी तो लेकर जाएगा। चार्ज लेकर जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो पाएगी। गाइज इसी वजह से सेकंड पॉइंट है हमारा गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये हमारे हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी थर्मल एनर्जी को ट्रांसफर करने का भी काम करते हैं और साथ में ये इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर्स होते हैं। क्यों? इलेक्ट्रॉन जब आपका ट्रांसफर हो रहा है तो साथ में चार्ज भी लेकर जा रहा है। चार्ज लेकर जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट है गाइस मेटेलिक लश्यर। मेटल्स पे आपने शाइन देखी होगी ना, घर में जब बर्तनों को देखते होगे तो बर्तनों पे बहुत शाइन होती है। जैसे कि आप घर में ही नॉर्मली ग्लास प्लेट देख लीजिए, एक शाइन होती है मेटल्स में, उसे कहते हैं मेटेलिक लश्यर। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग डक्टाइल। गाइस स्ट्रॉन्ग डक्टाइल का मतलब क्या होता है बताओ। देखो, जिसे हम दबा के पीट के कुचल दें बट वो टूटे ना, है ना। और एक होता है कि खींचकर आप उसे वायर बना दो। ये दो प्रॉपर्टीज हमारी मेटल्स में पाई जाती हैं। एक कि आप उसे तोड़ दो और दूसरा पीस के एक प्लेट बना दो।
या फिर वायर बना दो, राइट। तो ये टेंडेंसी हमारी किस में पाई जाती है, मेटेलिक कैरेक्टर्स में पाई जाती हैं, जिसमें मेटेलिक कैरेक्टर होता है, वो एलिमेंट जो अपनी मेटेलिक कैरेक्टर रखते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हार्ड एंड लेस वॉलेटाइल। ये आपके कठोर होते हैं। हमारा आयरन देख लो, निकल देख लो, प्लेटिनम देख लो, गोल्ड देख लो, सिल्वर देख लो, कोई सा भी आप एलिमेंट देखोगे तो हमारे डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं गाइज, ये हार्ड होते हैं और लेस वॉलेटाइल होते हैं। इनको आप वेपराइज होते नहीं देखते होगे, वॉलेटाइल नेचर इसका बहुत कम देखा जाता है। आप मरकरी को देख लीजिए अपने एनवायरनमेंट में लिक्विड स्टेट में, एंड फिर भी लेस वॉलेटाइल है। चलिए गाइज, लाइक एस ब्लॉक एलिमेंट, जैसे कि हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट होता है, एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स है कैसे है, स्ट्रॉन्ग है और साथ में लेस वॉलेटाइल है। नेक्स्ट है एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर लो। जो इसका एटॉमिक वॉल्यूम है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, वो लो होता है एज इनर ऑर्बिटल आर फिल्ड। जैसे जैसे इसकी इनर ऑर्बिटल बढ़ती जाती है, इसका एटॉमिक वॉल्यूम कम होता जाता है। द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज पुल द इलेक्ट्रॉन इनवर्ड्स। मैंने क्या बताया था कि जैसे जब आप डी ब्लॉक की अगर बात करो, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, बहुत ध्यान से देखना, हमने ये डी ब्लॉक के साइज बना दिए। तो इमेजिन करो कि इसमें 2 शेल्स हैं, तो इसमें भी 2 शेल्स हैं, इसमें भी 2 शेल्स हैं, इसमें भी 2 शेल्स हैं, इसमें भी 2 शेल, इसमें भी 2 शेल, इसमें भी 2 शेल, इसमें भी 2 शेल। गाइज नंबर ऑफ शेल्स तो बराबर है, बट जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जा रहे हैं। अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है जी, ध्यान रहेगा ये बात। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो क्या करेगा, ये आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की क्षमता रखेगा। तो इसके जो इन आउटवर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अंदर को खींचेगा। इससे आपके एटम का साइज कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो वही चीज लिखी है कि जब आयन का साइज आगे बढ़ने पर छोटा होता जा रहा है, यानी वॉल्यूम इसका क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम इसका कम होता जा रहा है। और गाइस वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब डेंसिटी बढ़ रही है। हमें बात किसकी करनी है घुमाकर, डेंसिटी की। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, D = m/v। वॉल्यूम कम, डेंसिटी इंक्रीज, वॉल्यूम कम, डेंसिटी इंक्रीज। क्लियर। नेक्स्ट देखो, hence the atomic volume is decreased and density increase। इस प्रकार से जो आपका एटॉमिक वॉल्यूम है वो तो घटता जा रहा है और इसी वजह से डेंसिटी आपकी बढ़ती जा रही है। आई होप कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जब भी आप डेंसिटी की बात करेंगे तो सिंपल अपना मैथमेटिकल फॉर्मूला या फिजिक्स वाला फॉर्मूला वही लगाते हैं m/v, और इससे आप आसानी से देख सकते हो कि भाई कहाँ पे कहानी जा रही है। तो कहानी कहाँ पर जा रही थी कि जब आपका मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, जब आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। क्लियर। नेक्स्ट, OS एंड IR, ये 2 आपके ऐसे एलिमेंट हैं, आर द एलिमेंट ऑफ हाई डेंसिटी, जिनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो गाइज इस वाले पार्ट में 2 चीज़ें थी जो आपको याद करने वाली थी। पहली बात तो ये कि भाई वॉल्यूम पर हमारी डेंसिटी डिपेंड करती है। डी ब्लॉक का साइज हमारा बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम हो रही है, और डेंसिटी कम हो रही है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। दूसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि पेपर में बार बार आपके यहाँ पूछा जाता है, वो है आपका कि गाइज वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो आपको क्या बताना है, OS एंड IR 2 ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी डेंसिटी हाईएस्ट होती है। और इसको मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लिखूंगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सेप्शन देख लेते हैं। एक्सेप्शन क्या है गाइज, एक्सेप्शन ये है कि हैविंग लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम तो लार्ज होता है उसके बाद भी गाइज एंड लोअर डेंसिटी। ठीक है ना, क्या है इसमें एक्सेप्शन कि वॉल्यूम इसका लार्ज है और इसकी लोअर डेंसिटी है। क्लियर, ये बात हो गई आपकी
डेंसिटी के बारे में। अब मुझे उम्मीद है कि डेंसिटी में आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। गाइज ये हमने पीरियोडिक टेबल आपको समझा दी है, तो इसको आगे बढ़ा देते हैं। अब बात कर लेते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। गाइज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे समझोगे, बताओ जरा, बताओ। किसी इलेक्ट्रॉन का साइज, किसी एलिमेंट का साइज बड़ा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या कम होगा? कुछ देर सोचिए और इसका जवाब दीजिए। दूसरा है, किसी एलिमेंट का साइज छोटा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या कम होगा? ये सवाल भी आपके लिए है, देख लेते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। गाइस जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये बहुत हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन है वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है, इसका टूटना मुश्किल है, स्ट्रांगली बाइंडेड है। इसके एस, कभी कभी एस और डी दोनों और सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करके बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, राइट। इस वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो गाइस बहुत हाई होता है। क्लियर? ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। किसमें? जो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। अभी जब मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताऊंगी तो ये बात आप और अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे कि किस तरह से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में एस ऑर्बिटल, आपका डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और एक नहीं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब इसी वजह से मल्टीपल आपके ऑक्सीडेशन स्टेट भी आती हैं। क्लियर? तो जब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो स्ट्रांगली बाइंडेड हो रहे हैं। अब स्ट्रांगली बाइंडेड बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी की भी तो ज़्यादा ज़रूरत होगी। इसका मतलब आपका बॉइलिंग पॉइंट भी तो ज़्यादा होगा, तभी तो बॉन्ड टूटेंगे। सेम ऐसे मेल्टिंग पॉइंट भी तो आपका ज़्यादा होगा गाइज, इसी वजह से इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है हमारा La, Ag and all other transition element melt over above 1000 डिग्री सेल्सियस। चाहे आप लेंथेनम की बात कर लो, चाहे आप Ag की बात कर लो, चाहे अनदर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर लो, गाइस सभी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स 1000 से ऊपर के टेम्परेचर पर ही मेल्ट होते हैं, यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। नेक्स्ट एक्सेप्शन, चलो एक्सेप्शन देख लेते हैं। जिंक, कैडमियम, मर्करी, ये आपके 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि कम टेम्परेचर रखते हैं। कितना कितना? जिंक का होता है 420 डिग्री सेल्सियस, कैडमियम का होता है 321 डिग्री सेल्सियस, वहीं पे Hg अपना रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड स्टेट में होता है। गाइस ऐसा क्यों होता है, सोचो जरा। मैंने आपको लास्ट सेशन में एक चीज़ बताई थी, उसी चीज़ को हमें फिर से फॉलो करना होगा। क्या बताया था कि गाइस Zn हमारा कंप्लीटली फिलअप्ड होती हैं डी ऑर्बिटल्स, Cd में भी हमारी डी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिलअप्ड होती हैं। तो इनमें क्या है, इसमें जितने आपके बॉन्ड फॉर्म्ड हैं उतना ही सफिशिएंट है। ये कोई एक्स्ट्रा ट्रांजिशन नहीं कर रहा, ये एक्स्ट्रा फॉर्मिंग नहीं कर रहा, एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं शो कर रहा है ना, इनमें इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट नहीं दिख रहा। इस वजह से इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो कम होते हैं। बिकॉज डी ऑर्बिटल इज कंप्लीट, देखो वही चीज मैंने समझाई है और यही चीज लिखी भी है। एंड हैंस नो पॉसिबिलिटी फॉर कोवेलेंट बॉन्डिंग। जब आपके डी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली बाउंडेड हैं या फिर कंप्लीटली फिलअप्ड हैं तो फिर अनदर तो बॉन्डिंग में वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, और इसी वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपके लिए कि आपके वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वो कौन सा एक्सेप्शन केस है जहाँ पर आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो आप इसका जवाब दे दोगे, राइट। नेक्स्ट, कोवेलेंट एंड मेल्टिंग बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग बोथ एग्जिस्ट इन ट्रांजिशन एलिमेंट। गाइस एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमारे जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या फिर जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें दोनों तरीके की बॉन्डिंग पाई जाती है। पहली है आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग और दूसरी है आपकी मेटेलिक बॉन्डिंग, दोनों तरीके की बॉन्डिंग पाई जाती है। थर्ड है हमारा हार्डनेस एंड ब्रिटाइलनेस। हार्डनेस एंड ब्रिटाइलनेस इज एसोसिएट विद कोवेलेंट बॉन्डिंग।
जो हमारी हार्डनेस है, जो हमारी ब्रिटाइलनेस है, हार्डनेस मतलब स्ट्रॉन्ग, कठोर, है ना, और ब्रिटाइलनेस मतलब जब आप उसे तोड़ोगे तो टूट जाए, राइट। दोनों क्या करता है, एसोसिएट विद केमिकल बॉन्डिंग। ये किस कोवेलेंट बॉन्डिंग किस पर डिपेंड करता है, उसकी कोवेलेंट बॉन्डिंग पर, कि कितनी स्ट्रांगली ये बाइंडेड है। नेक्स्ट है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जितने भी हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये आपके गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि गाइस इसमें मेटेलिक बॉन्डिंग पाई जाती है, और मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से ही तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का बिहेव भी रखता है। मेटेलिक बॉन्डिंग इजी होती है तोड़ना एज कंपेयर टू कोवेलेंट, राइट। नेक्स्ट है गाइस आयनाइजेशन एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। चलो इसको भी देख लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी हमारा क्या कहता है। सबसे पहले तो हमको इसको समझना बहुत जरूरी है कि गाइस आयनाइजेशन एनर्जी आपका क्या होता है। सिंस ट्रांजिशन मेटल आर स्मॉल इन साइज, क्योंकि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो साइज में स्मॉल होते हैं। साइज में स्मॉल होने का मतलब ये है कि उनमें भाई बॉन्डिंग जो होती है बहुत स्ट्रांगली होती है ना, स्ट्रांग बाउंडेड होते हैं इन साइज। देयर आयनाइजेशन एनर्जी इज फेयरली हाई। गाइज अब समझो जरा, हम आयनाइजेशन एनर्जी किसे बोलते हैं, किसी एलिमेंट से, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को ही हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी आपकी आयनाइज एनर्जी कहलाती है। कोई अगर आपका एलिमेंट है जो कि बहुत छोटा है और एक एलिमेंट है जो बहुत बड़ा है, तो छोटे एलिमेंट में क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स बहुत डेंसली बाइंडेड होंगे, बहुत पास होंगे, बहुत स्ट्रांगली फोर्स्ड होंगे, है ना, मेरी बात समझ पा रहे हो। जबकि इसमें तो ऐसा नहीं होगा। अब गाइस छोटा सा आपका ये एलिमेंट, उसमें बीच में छोटा सा न्यूक्लियस, और इसके छोटे में पास इलेक्ट्रॉन्स। ये न्यूक्लियस क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छे फोर्स से, बहुत स्ट्रांग एनर्जी के साथ बाइंड किया होगा। तो उसको आपको छुड़ा पाना, उस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना, उस एक इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना मुश्किल होगा। उसके अंदर वाला इलेक्ट्रॉन अगर निकालने की बात आएगी तब तो और ज्यादा मुश्किल होगा। क्यों, क्योंकि वो न्यूक्लियस के और पास चला गया, वो तो और भी ज्यादा बाइंडेड होगा। वहीं पर थर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें, थर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के और पास होता है, उसको निकालना तो और भी ज्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि गाइस वो तो न्यूक्लियस के और भी करीब चला गया, उस पे न्यूक्लियस का जो फोर्स होगा वो बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड होगा, बहुत ही स्ट्रांगली बाइंडेड होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो। जबकि गाइस वहीं पर अगर बड़े एटम की बात करें, कि अगर आपका कोई बड़ा एलिमेंट है, एटम है, और उसमें न्यूक्लियस है, उसके आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो आप आसानी से निकाल लोगे। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस का अफेक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर कम होगा। वहीं पर अंदर के इलेक्ट्रॉन के निकालने की बात की जाएगी तो थोड़ा मुश्किल होगा। थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात की जाएगी तो और मुश्किल होगा। मेरी बात समझ पाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनका साइज छोटा होता है, ये बात हमको पहले से पता है। तो इनसे इलेक्ट्रॉन का निकालना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। क्लियर गाइज, ये तो मैंने आपको एक समझाने वाली बात कर दी। अब आपको थोड़ा सा मैं एक ऐसे एग्जांपल देती हूँ जिससे आप उसे इंटरकनेक्ट कर पाओ। जैसे कि मान लो आप दो भाई बहन हो, भाई हो बहन हो जो भी हो। एक भाई आपका पेरेंट्स के कमरे में बैठकर पढ़ रहा है और दूसरा भाई आपका किसी दूसरे कमरे में बैठकर पढ़ रहा है जिसमें पेरेंट्स नहीं है, और पेरेंट्स को अपना न्यूक्लियस मान लो। और होता भी है ना, हमारे घर के पेरेंट्स जो होते हैं वो हमारे घर के न्यूक्लियस होते हैं, राइट। उन्हीं पर ही तो हम सब डिपेंड होते हैं। पेरेंट्स के रूम में जो बच्चा पढ़ रहा है उसके बाहर निकलने के चांसेस बहुत कम है, बहुत मुश्किल से निकल पाएगा। उसको बहुत सारी जद्दोजहद लगानी पड़ेगी बाहर निकलने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर। जबकि जो दूसरे कमरे में अकेले बैठकर पढ़ रहा है वो बहुत आसानी से चला जाएगा। क्यों, क्योंकि उसे पता है कि हम पे किसी चीज़ का फोर्स नहीं है, किसी का भी अफेक्शन नहीं है। समझ पा रहे हो, इस चीज़ को इंटरकनेक्ट कर पा रहे हो। ये तो एक ऐसा बेसिक पॉइंट है जिससे मुझे लगता है हर स्टूडेंट कनेक्ट कर पाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही हमारे इन एलिमेंट्स का भी सीन है कि एलिमेंट्स में क्या है कि भाई जितना न्यूक्लियस के पास, उस इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही ज़्यादा मुश्किल। क्लियर, इतनी बात समझ गए।
अब आगे पढ़ लेते हैं। वैल्यू जनरली लाइज बिटवीन दोज एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, और जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी है वो उसकी वैल्यू लाई करती है एस और पी के बीच में, मतलब ना तो एस से ज़्यादा होती है और ना ही पी से कम, उनके बीच में उनकी एनर्जी लाई करती है। इसी वजह से तो हमने इनको ब्रिजिंग एलिमेंट्स भी कहा है, राइट। चलो अब इसको समझ लेते हैं। मैंने आपके सामने एक सीरीज रखी है, बहुत ध्यान से इसको समझेंगे, बेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी को समझेंगे, इससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो नहीं पाएगा। गाइस देखो, ये आपका है स्कैंडियम, समझ पा रहे हो, ये क्या है आपका स्कैंडियम, है ना। दूसरा, अभी आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बार देख लो डायरेक्ट, फिर हम लोग पीरियोडिक टेबल पे देखेंगे। ये देखो, ठीक है ना, स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, ऐसे करके मैंने सीरीज लगाई हुई है। कहो तो मैं लिख दूं आपके लिए, है ना, तो समझ तो गए होगे। एक सेकेंड गाइज, हाँ, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ठीक है, ये देख लो जरा तीन पहले, फिर उसके आगे का फिर मैं आपको बताऊंगी। गाइज जरा ध्यान से देखो, स्कैंडियम में 3d14s2, यानी अगर आपको इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, ज्यादा एनर्जी की नीड होगी, कम एनर्जी की नीड होगी। गाइज ये जो आपका आयनाइजेशन एनर्जी 1 है, इसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 1, तो ये तो एज कंपेयर आसानी से निकल जाएगा, मुश्किल से निकलेगा बट दूसरे के कंपेयर में आसानी से निकलेगा। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इसी तरीके से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। गाइज यहाँ पर देखो जरा, अब आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के थोड़ा पास चला गया, तो न्यूक्लियस के थोड़ा पास चला गया तो भाई उसको निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, यानी आयनाइजेशन एनर्जी हम 2 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखो, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, यहाँ पर भी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों होगा? क्योंकि गाइज ये आपका किसके पास चला गया, अरे भाई बताओ, ये आपका न्यूक्लियस के थोड़े पास चला गया। ये है अपन का न्यूक्लियस, ये है आपकी शेल। मान लो ये आपका था पहला इलेक्ट्रॉन जिसको आपने निकाल दिया और इसका नाम था फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड इलेक्ट्रॉन ये है और इसका नाम है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और ये थर्ड, इसका मतलब है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अरे बोलो हाँ, इतनी बात समझ में आ गई ना, क्लियर। तो इतनी बात समझ गए। अब गाइस जरा ध्यान से देखो मेरी तरफ, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब गाइस जो न्यूक्लियस के पास तीसरा इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग को निकालना है। इसको कैसे निकालोगे बताओ? इसको निकालने में तो बहुत जान लगानी पड़ेगी। तो ये जो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है, इसको हमें निकालना है। तो ये तो आपके न्यूक्लियस के पास में है, यानी आयनाइजेशन एनर्जी 3 है। क्या है? यानी आयनाइजेशन एनर्जी 3 है। क्लियर गाइज? तो इसको निकालना और मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस के आपके चला गया है एकदम पास में। किसमें? न्यूक्लियस के एकदम पास में चला गया है। क्लियर? चलो गाइज, अब हम इसकी सीरीज लिखते हैं इस बेसिस पर कि आप कैसे समझोगे कि भाई आपका इलेक्ट्रॉन निकला कि नहीं निकला। हैव अ लुक। हमारे न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगी, यानी आयनाइजेशन एनर्जी 3 सबसे ज्यादा हुई। ठीक है, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हुई। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी 2, क्योंकि दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी उससे कम लगी, और सबसे कम लगी हमारी पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में, यानी आयनाइजेशन एनर्जी 1 को निकालने में। तो गाइज ये होगा हमारा आयनाइजेशन एनर्जी का पूरा एक सीक्वेंस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इस तरीके से आप सभी का एक एक करके निकाल के देख सकते हो। वेनेडियम तक मैंने निकाल के दिखा दिया। इसी तरीके से आप क्रोमियम, मैग्नीज और Fe का निकालोगे, सॉरी, ठीक है। क्या करोगे? क्रोमियम, मैग्नीज और Fe आयरन का निकालोगे। फिर आप FeCO का निकाल के देखोगे, फिर NeCO का आप निकाल के देखना। तो गाइस ZnCdHg इनकी हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। क्यों? इनकी तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ही बहुत ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि भाई निकलना ही बहुत मुश्किल होगा। समझ पा रहे हो? तो ये हो गया तरीका इसको समझने का। गाइज इतने में अगर 1% भी आपको कोई डाउट है तो आप इस कमेंट कर सकते हो, नहीं तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। अब देखो इधर सीरीज में यहाँ पर देखो,
यहाँ पे हमने लिखा है 3D3 4s1, फिर 3D3 4s2, फिर 3D6 4s 3D4 4s2, 3D6 4s2। अब देखो इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यहाँ से पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलना आसान होगा, फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सेम वैसे ही गाइज, ठीक है। यहाँ पर भी आपका एक इलेक्ट्रॉन निकलना आसान होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकलना आसान होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकलना आसान होगा। क्रोमियम में थोड़ा सा आपका सीन चेंज होता है, क्योंकि गाइज वो आपकी हाफ फिल्ड होती है, राइट। ये वाला जो है ना, इसमें आपका सीन थोड़ा गड़बड़ होता है, ये बहुत स्ट्रांगली जाता है क्योंकि आपका कंप्लीटली ये स्टेबल होता है, ठीक है। बट ये सीरीज आपकी कन्वर्ट नहीं होती, ठीक। तो ये आपका रह गया आयनाइजेशन एनर्जी की बात। गाइज इसको आप खुद करके देखना, नहीं आए तो मुझसे पूछना। सेम वही चीज़ है कि जहाँ पे आपकी हाफ फील्ड की बात आएगी, आपकी सीरीज एक बार चेंज होगी, क्योंकि स्ट्रांगली बाइंडेड आपका लास्ट वाला भी होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है गाइज ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या लिखा है? ऑक्सीडेशन स्टेट और वेरिएबल वैलेंसीज। चलिए समझ लेते हैं क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या है वेरिएबल वैलेंसी। गाइस ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये अपनी वेरिएबल मतलब चेंज होने वाली ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। कौन? एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर। सिर्फ पहले और आखिरी मेंबर को छोड़कर आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। क्लियर? कैसे देख लेते हैं इसको, बात को पीछे एक बार। ये देखो, ये है आपका फर्स्ट एलिमेंट और गाइस ये है आपका लास्ट एलिमेंट। तो ये दो आपके ऐसे होंगे जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेंगे, बाकी सारे के सारे करेंगे। कैसे करेंगे देख लो इसको भी। Depends on the number of electron involved in bond formation. Depends on the number of electron. किस पर निर्भर कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स ने, किस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड फॉर्मिंग में पार्टिसिपेट किया है, ये उस पर डिपेंड करेगा कि हमारे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। मान लो कि आपके डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मिंग में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना, तो सिर्फ आपके डी ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे। इमेजिन करो कि आपका एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्ड फॉर्म करने लगे, फिर क्या होगा? तो गाइज वो दोनों मिला के आपके नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे। क्लियर? तो जितना ज्यादा आपका बॉन्ड फॉर्मेशन उतना ज्यादा आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्लियर? फॉर एग्जांपल पीछे देख लो, जैसे कि हमारा टाइटेनियम है, ये 2, 3, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। सबसे ज्यादा मैग्नीज शो कर रहा है। स्कैंडियम हमारा सिर्फ एक शो कर रहा है। जिंक हमारा सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, यानी कि इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन सिर्फ एक ही आपका पार्टिसिपेट कर रहा है। चलिए गाइज अब बात कर लेते हैं इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट शेल आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन। सिर्फ आपके 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल को में बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व कर रहे हैं। अगर किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जबकि गाइज अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट की बात होती है, तो मतलब क्या हुआ? सर्टेन नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पेनल्टीमेट शेल ऑल्सो इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। कि आपके अगर 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा आपका बॉन्ड फॉर्मेशन आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमारे पेनल्टीमेट शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसी वजह से डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट अपन को दिखाई दे रही है। क्लियर? क्लियर? अब देखो गाइज, मैं पीछे इस चीज को समझाती हूँ आपको। ये है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। हमने डी ब्लॉक की पहली रो उठाई है ट्रांजिशन एलिमेंट की। मोस्ट कॉमन आर इन बोल्ड टाइप, जो आपके मोस्ट कॉमन है हमने बोल्ड टाइप में लिखे हुए हैं
आपका कौन कौन सा, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, फेरस है, कोबाल्ट है, निकिल है, कॉपर है, जिंक है। क्लियर? तो इनको हम समझते हैं। गाइज मैंने क्या कहा था, पहला और आखिरी जो है वो सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी आउटर मोस्ट शेल के सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थर्ड है हमारा टाइटेनियम। टाइटेनियम में देखो 2 3 4, क्यों हुआ 2 3 4, समझो जरा, समझाऊं मैं इस चीज को। देखो ये था हमारा टाइटेनियम, है ना, ये वाला है हमारा टाइटेनियम। 3d2 4s2, राइट, क्या है 3d2 4s2। तो गाइज अगर s के 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसके 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। अगर s के 2 और d का 1 कर रहा है तो 3 हो गई, और अगर d के 2 और s के 2 कर रहे हैं तो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। इस वजह से हमारी टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, हमारे टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, 2 3 4। क्लियर? नेक्स्ट देखो, और हाँ एक 5 हमको और दिखाएगी, इसके बारे में भी समझ लो, 5 वाला भी सीन देख लेते हैं। हाँ ठीक है, अब 5 का समझो, हो सकता है कि ये चारों अपना एक्स्ट्रा अनदर के साथ पार्टिसिपेट करें, तो फिर ये आपकी 5 भी शो करेगी, जबकि ये करती कहाँ तक है, सिर्फ 4 तक। ठीक है, 5 आप याद नहीं रखोगे, सिर्फ 4 तक इसको याद रखना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है गाइस क्रोमियम। क्रोमियम की कौन कौन सी है, 2 3 4 5 6। अब मैं इसको आपको समझा देती हूँ, एक सेकेंड। यस गाइस, टाइटेनियम की 4 तक हो गई। वेनेडियम की देखो 2 3 4 5। ठीक है, देखो आगे 2 3 4 5। वेनेडियम 2 तो तब हो गई जब आपका सिर्फ S था। 3 कब हो गई, जब S और D का 1। 4 कब हो गई, जब S के 2 D के 2। 5 कब हो गई, जब S के 2 D के 5। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखो इंटरेस्टिंग, क्रोमियम का देखो 6 तक कैसे हो गई। गाइस क्रोमियम यहाँ पर आ गया हमारा, ये हो गया 3d5 4s1। तो एक तो तब होगी जब आपका सिर्फ S ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर D का दूसरा 1 कर लिया तो 2 हो गई, D के 2 कर लिए तो क्या हो गई, 3 हो गई, D के 4 कर लिए तो कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, 5 हो गई। और अगर D के 5 और 1 इसका कर लिया तो कितनी हो गई, 6 हो गई। क्लियर? तो इस तरह से हमारी टोटल 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्रोमियम शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके 6 पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा मैग्नीज। अब मैग्नीज को एक बार देख लेते हैं। तो गाइस मैग्नीज में भी सेम चीज है, 2 3 4 5 6 7। मतलब अगर S और D के सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो ये अपनी 7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, और अगर आपका सिर्फ S का पार्टिसिपेट करेगा तो ये आपकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। अब Fe की देखो गाइज, Fe में क्या होता है आपका, Fe में आपका आता है 3d6 4s2, राइट, यही तो होता है। चेक कर लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यस, हाँ 3d6 4s2। अब देखो अगर S के 2 जा रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर S का 2 D का 1 तो 3, अगर S का 2 D के 2 यानी 4। अब देखो गाइज मैंने बोला कि अब 6 होगी डायरेक्ट, 5 क्यों नहीं हुई, समझ में आया क्यों नहीं हुई? चलो इस बात को गाइज नेक्स्ट स्लाइड पर समझते हैं। ये देखो, चलो D के हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और S के कर देते हैं तो कितने, 1 2 3 4। गाइज ये हो गए 4 और ये हो गए 2, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आपके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बॉन्डेड वाला तो पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। इसी वजह से हमने यहाँ पर क्या दिखाया आपको कि आपका जो Fe है उसमें सिर्फ आपकी +5 ना होकर डायरेक्ट 6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्लियर? अब चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन का क्या कह रहा है।
नेक्स्ट है 3D8 4s2। तो 3D8 4s2 देख लो, 1 2 3 4 और 5 6 7 8। गाइज ये 2 इलेक्ट्रॉन और 4s2, ठीक है। तो हमारे कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्स्ट्रा? सिर्फ 2 ही तो जो अनपेयर्ड रह गए वही तो पार्टिसिपेशन दिखाएंगे इसके साथ में। तो इस वजह से हमारा निकेल का सीन क्या है, देख लो जरा आप। निकेल का सीन हमारा क्या है, एस के 2 3 और फिर ये 4। क्लियर, ठीक। इसी तरीके से कॉपर का 1 और इसका 2। तो ये था इसका रीजन। अब गाइज हम वो पॉइंट पढ़ लेते हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला है कि ये अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 शो करता है। इसके जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो D0, D8 और D10 होते हैं। मोस्ट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो गाइज वो आपकी 4D में और 5D सीरीज में होता है। कितना? +8। और वो कौन दिखाता है? Ru और CS। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी होती है +4, +5, +6, +7 और +8 आर फाउंड इन द कंपाउंड ऑफ ऑक्साइड एंड ऑक्सीफ्लोराइड्स। जब ये ऑक्साइड या फिर ऑक्सीफ्लोराइड्स बनाते हैं तो ये अपनी इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। वहीं पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो -1, -2, 0 और 1 इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये आपके पाई बॉन्डिंग द्वारा स्टेबलाइज्ड होते हैं। जब आपका लिगेंड के पाई बॉन्डिंग्स होती हैं, गाइज इसके बारे में लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे। तो जब लिगेंड के साथ इंटरेक्शन होता है तब ये अपनी लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, जैसे कि आपके CO एंड डाइपरीडिन में। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। क्लियर। नेक्स्ट है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट गाइज हमारे आयनिक कंपाउंड शो करते हैं, जबकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे कोवेलेंट कंपाउंड शो करते हैं, यानी कि जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। तो गाइज ये था हमारा टॉपिक जिसमें कि हम लोगों ने पूरी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा। अगले टॉपिक में कुछ और बहुत बेहतर पढ़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज को और कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल कंपाउंड्स जो कि आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाते हैं, जो कलर शो करते हैं, क्या क्या बिहेव शो करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।